सेकेंड ईयर में, इससे पहले हमने बात करी थी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स। तो हम जानते हैं प्रबल विद्युत ऋणी तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के हाइड्रोजन के साथ बने बंध में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन से दूर और विद्युत ऋणी परमाणु के नजदीक आ जाता है। इस कारण हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और विद्युत ऋणी तत्व के परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे OH में देखो हम क्या बोल रहे हैं, विद्युत ऋणी तत्व, जैसे हम बात कर रहे हैं एल्कोहल की, तो एल्कोहल में कौन सा होता है विद्युत ऋणी एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, जो कि जिसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन की ओर आकर्षित होने के कारण ऑक्सीजन आंशिक ऋणावेशित और हाइड्रोजन आंशिक धनावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अगर बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बंधित इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचे रखेगा, जिसके कारण इस पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर क्या हो जाता है, आंशिक धनावेश, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज ये हो जाते हैं। अब एल्कीनॉल में एक अणु के OH समूह का आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के OH समूह के आंशिक ऋणावेशित ऑक्सीजन परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा स्वयं उसके द्वारा आकर्षित होता है। इस प्रकार उनके मध्य एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल स्थापित हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल्स, देखो कोई भी सॉल्यूशन है, हमने कोई भी एल्केनॉल लिया है, एल्केनॉल सॉल्यूशन लिया है, तो सॉल्यूशन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं OH के। तो OH के हम क्या बता रहे हैं, एक हो गया पार्शियली नेगेटिवली चार्ज और एक हो गया पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज। तो इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल की तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और दूसरे के हाइड्रोजन पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो सारे मॉलिक्यूल्स पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज अणुओं से आपस में जुड़ जाते हैं। उनके मध्य क्या होता है, एक अस्थिर वैद्युत आकर्षण बल स्थापित हो जाता है और जिससे दो या दो से अधिक अणु आपस में जुड़कर एक संगुणित अणु बना लेते हैं। इन अणुओं का जुड़ना आणविक संगुणन कहलाता है। इन अणुओं का जुड़ना आणविक संगुणन कहलाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये रहा एक मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के ये हम बात कर रहे हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की। तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इनके बीच स्थापित हो गया। एक मॉलिक्यूल का आंशिक धनावेशित परमाणु और दूसरे मॉलिक्यूल का आंशिक ऋणावेशित परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आणविक संगुणन या मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। इन सबको हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। और जो ये डॉट डॉट लाइन है, ये जो डॉट डॉट लाइन है, इनको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इन डॉट्स लाइन को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बंध की परिभाषा, डेफिनेशन क्या हो गई, एक अणु के विद्युत ऋणी परमाणु से बंधित हाइड्रोजन, एक अणु के विद्युत ऋणी परमाणु से बंधित हाइड्रोजन तथा दूसरे अणु के विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य उपस्थित, क्या बोला है, एक अणु के विद्युत ऋणी परमाणु से बंधित हाइड्रोजन और दूसरे अणु के विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य उपस्थित यह विद्युत आकर्षण बल, यह है अस्थिर विद्युत आकर्षण बल, ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एनर्जी की अगर बात करें तो ये 3 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। इसकी एनर्जी कितनी होती है, 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल।
3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल। जो सहसंयोजक बंध की ऊर्जा से तो क्या है ये बहुत कम है। कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी क्या है, कम है। अगर एनर्जी कम है तो इनका स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है। और हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये R2 टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 प्रकार की होती है। पहली होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो जैसे नाम से पता चल रहा है क्या होती है इंट्रा और क्या होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इनको हिंदी में और याद रखना, इंटरमॉलिक्यूलर को तो बोलते हैं अंतराणु, अंतराणु हाइड्रोजन बंध, और इसको बोलते हैं अंतः अणु। अब अगर हिंदी में याद रखो तो इंग्लिश में याद मत रखना, इंग्लिश में याद रखो तो हिंदी में याद मत रखना, इनमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, तो देखो इंट्रामॉलिक्यूलर की अगर बात करें, किसकी बात करें, इंट्रामॉलिक्यूलर, तो इंट्रामॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन तथा विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य हाइड्रोजन जो बंध होते हैं उन्हें अंतः अणु हाइड्रोजन बंध कहा जाता है, एक ही मॉलिक्यूल में। और ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, जैसे हमने ये दिखाया। इस प्रकार की जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अंतराणु है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर है, जो अलग अलग के बीच है। अगर एक ही मॉलिक्यूल्स में विद्युत ऋणी परमाणु, लेस विद्युत ऋणी परमाणु का हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे अगर बात करें ऑर्थोक्लोरोफिनॉल की, हमने सबसे पहले बात करी है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने इसमें क्या बोला है कि ये एक ही यौगिक में जो मोर विद्युत ऋणी एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है। जैसे हमने बात करी है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल की, ये है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। अब इसमें देखो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में एक ही यौगिक लिया है जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, Cl। एक ही यौगिक में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, Cl, और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन। तो ये Cl तथा हाइड्रोजन के बीच क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसको बोलते हैं अपन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। अब अगर बात करें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, अब अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अलग दो अणुओं में से एक अणु के हाइड्रोजन पर और दूसरे अणु के विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बंध अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध कहलाता है। जैसे वाटर में H2O, बिल्कुल, जैसे ROH में, देखो ये जो एग्जाम्पल है तो इसको लिख सकते हो, ये किसमें है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं, जब दो अणु, ये दो हो गए यौगिक, दो यौगिक हो गए, जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है वो हाइड्रोजन के साथ जो बंध बनाता है, जो हाइड्रोजन बंध बनाता है, उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इन हाइड्रोजन
बॉन्डिंग से आखिर क्या प्रभाव पड़ते हैं? इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इन हाइड्रोजन बंधों के कारण यौगिक के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंध के प्रभाव। तो देखो, जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी उसमें बहुत सारे अणुओं का एक साथ क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है, जिससे उनके मध्य आकर्षण क्या होता है, बढ़ता है। हम बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंतरा अणु, हिंदी में क्या बोल रहे हैं इसको, अंतरा अणु। तो देखो इसमें अपन क्या बोल रहे हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें बहुत सारे अणु एक साथ संलग्न हो जाते हैं। एक से अधिक अणुओं का क्या होता है, संलग्न होता है, जिससे उनके मध्य आकर्षण बल बढ़ जाता है। फलस्वरूप उनकी गलनांक तथा क्वथनांक के मान अधिक होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखो क्या है, बहुत सारे एक से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। अगर ये आपस में जुड़े होते हैं तो इनके बीच आकर्षण क्या होता है, बढ़ जाता है। अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है इन दोनों के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, तो अब देखो इन बंधों को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। देखो जैसे ये दो है, ये दो मार्कर हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, ये जुड़ते जा 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 रहे हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर आपस में जुड़ते जाते हैं तो इनके बीच आकर्षण क्या है, ज्यादा है। बिल्कुल देखो आकर्षण क्या है, इनके बीच ज्यादा है, आकर्षण ज्यादा है। तो इनको तोड़ने के लिए, इन बंधों को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, जिसके कारण इनकी गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण गलनांक तथा क्वथनांक के मान अधिक हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं क्योंकि और इनके हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने के लिए ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। तो इनके हाइड्रोजन बंधों को, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ती है, ज्यादा देनी पड़ती है। अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एल्केनॉल के अणुओं में भी अंतराणु हाइड्रोजन बंधों के कारण आणविक संघनन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इनके क्वथनांक समान अणुभार वाले यौगिक जैसे एल्किल, हैलाइड, एल्केन्स, ईथर आदि से अधिक हो जाते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, एल्केनॉल्स। एल्केनॉल्स में कौन से प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
होने के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट तथा मेल्टिंग पॉइंट समान अनुभार वाले, समान मॉलिक्यूलर वेट वाले एल्केन, एल्किल हैलाइड तथा ईथर से अधिक होते हैं। अगर हम बात करें, इसे क्वेश्चन लिखें कि एल्केन, एल्किल हैलाइड, एल्केन, एल्किल हैलाइड, ईथर एंड एल्केनॉल्स में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका होता है और क्यों? किसका होता है और क्यों? तो देखो, अगर आंसर की बात करें, ऊपर आंसर बना है, आंसर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट किसके होते हैं? एल्केनॉल्स के होते हैं। एल्केनॉल्स के हमने पहले पढ़ा था ना, ROH, 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 उनमें क्या थी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एल्केनॉल्स में क्या पाई जाती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक से अधिक अणु, देखो लिख रखा है ऊपर, आपस में जुड़े होते हैं, जिससे आकर्षण क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इनको तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट अधिक होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रभाव की, तो ऐसे अणु जो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, ऐसे अणु, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ऐसे अणु मतलब सॉल्युबिलिटी, अपन ग्लेशियर का देख रहे हैं, ऐसे अणु जो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं, हमने क्या बोला है? ऐसे अणु जो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, वो जल में विलय हो जाते हैं। तो इसी कारण जो निम्नतर एल्कोहल्स या एल्कोनॉल्स होते हैं वो जल में मिले हैं। लोअर एल्केनॉल्स इज सॉल्युबल इन वाटर। जो निम्नतर एल्केनॉल्स होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि हायर उच्चतर एल्केनॉल्स इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? बात करें कि उच्चतर जो एल्केनॉल्स हैं वो जल में विलय बहुत कम होते हैं। उसका कारण क्या है? तो उच्चतर एल्कोहल्स में देखो, जो हायर एल्केनॉल्स होते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, वो बढ़ता जाता है, बिल्कुल बढ़ता है। हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता जाता है। जैसे अगर बात करें अपन, एक है CH3OH और एक है CH3CH2CH2OH। तो इन दोनों में अगर बात करें जल में कौन सा ज्यादा विलेयशील है, तो ऑब्वियसली हम किसको बोलेंगे? मेथेनॉल को। जल में विलेयता अगर देखी जाए, जल में विलेयता किसकी ज्यादा होगी? मेथेनॉल की। उसका कारण क्या है?
इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा होने के कारण, हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा होता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, त्रिविम बाधा होती है, तो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की सामर्थ्यता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जल के अणुओं के साथ बंध बनाने की बॉन्ड स्ट्रेंथ, लिख सकते हैं साथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाती है। हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा है तो क्या होती है, उसको स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा महसूस होती है, जिसके कारण जल के अणुओं के साथ बंध सामर्थ्यता घट जाती है और जिससे विलयशीलता, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम हो जाती है। ये तो हमने किसके बारे में बात करी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। जल में विलयशीलता का क्या प्रभाव होता है। अगर बात करें अंतःअणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनने वाला या वलय बनने का कीलेशन की स्थिति हो जाती है और कीलेशन से द्रव्यमान अर्थात बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाती है, कमी हो जाती है। हम बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण कीलेशन होता है। कीलेशन होता है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। पॉइंट हम लिखेगा, लास्ट पॉइंट है। अभी तो हमने इंटरमॉलिक्यूलर की बात करी थी। अगर बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कीलेशन होता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की अगर बात करें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में कीलेशन होता है, इस कारण ये वाष्पशील पदार्थ है और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ये क्या है, वेपोराइज्ड या वाष्पशील पदार्थ है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ये तो हमने बात करी थी हाइड्रोजन बंधों के प्रभाव की। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स। हमने आज बात करी थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर तथा इंटरमॉलिक्यूलर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, वो एक ही मॉलिक्यूल्स में होती है। जैसे इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। दूसरी होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जिसमें बहुत सारे अणु आपस में, बहुत सारे अणु, जैसे अल्कोहलों की बात करें तो उसमें ROH बहुत सारा सॉल्यूशन है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उसमें। तो एक का ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल का, दूसरे का हाइड्रोजन, मतलब एक का अधिक विद्युत ऋणी तत्व, दूसरे का हाइड्रोजन, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रभाव देखे थे। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट तथा मेल्टिंग पॉइंट अधिक होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट किसके ज्यादा होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज्यादा होते हैं।
कम होते हैं। उसका कारण क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बहुत सारे एक से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में एक से अधिक यौगिक आपस में जुड़कर पास पास आ जाते हैं, जिससे आकर्षण क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है। आकर्षण अधिक होने के कारण इनको तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस अतिरिक्त ऊर्जा के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट एवं मेल्टिंग पॉइंट इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति। थैंक यू सो मच।